अभी तो मैं बहुत यंग हूँ। मुझे अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है। मेरा टैक्स प्लानिंग तो हो चुका है। मुझे अभी और आगे कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करता हूँ जहां मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग को कुछ आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आशीष नानी, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट, आपको आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग को फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू समझेंगे। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने प्लान और अनप्लान इवेंट्स देखे थे जिसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्लान इवेंट्स यानी कि रिटायरमेंट होना है मेरा, या फिर मेरे बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए मुझे प्लान करना है, या मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए प्लान करना है, या लाइफ में मेरे और भी कुछ पर्सनल गोल्स हो सकते हैं जिसके लिए मुझे प्लान करने की जरूरत है। दूसरा जो कारण है वो है अनप्लान इवेंट्स। अनप्लान इवेंट्स यानी कि अनटाइमली डेथ है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, या एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी है, या कोई बड़ी बीमारी, क्रिटिकल इलनेस होने का खतरा है। तो ये सब चीजों के लिए हमें जरूरी है कि हम अपना एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करें। तो आज हम फाइनेंशियल प्लान को एक फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू समझेंगे। फाइनेंशियल प्लान करने का मेरा ऐसा मानना है ये सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने का। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग को ज्यादातर लोगों का ये समझना है कि वो इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं भी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट है, न कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट के ज्यादा रिटर्न्स का अगर आपको इस तरीके से समझाऊं कि मुझे सूरत से मुंबई जाना है, 4.5 से 5 घंटे का रास्ता है उसको कंप्लीट करने का। अगर मैं ये बोलूं कि कोई अच्छा ड्राइवर मुझे मिल गया और वो बोलेगा कि मैं आपको 4.5 घंटे या 4.5 घंटे में आपको मुंबई पहुंचा दूंगा, दैट्स गुड। ये अच्छी बात है, ठीक है, कोई ड्राइवर अच्छा है, उसकी ड्राइविंग अच्छी है। पर कोई बोले कि मुझे 2 घंटे में मैं आपको मुंबई पहुंचा दूंगा, तो इट्स मीन्स कि क्योंकि मैं ड्राइविंग जो करता हूँ वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता हूँ, तो क्या ये सही तरीका है मुझे? तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें भी हमें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, एक गोल हमें अचीव करना है, पर साथ में हमें सुरक्षित रहकर उस गोल को अचीव करना है। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि आपको कोई मस्कुलर बॉडी है, वो हेल्दी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बाहर से अच्छा दिखता है वो अंदर से भी उतना ही हेल्दी है, ऐसा कहना मुश्किल है। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी ये सारी चीजें लागू पड़ती है कि हमें जो बाहर रिटर्न अच्छा दिखा रहा है या कुछ अच्छी चीज दिखा रही है वही सबसे राइट फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऐसा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे फ्यूचर में। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग अमीर लोगों के लिए है या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है। कॉमन मैन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कोई वर्क नहीं करता। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, मेरे अनुभव के हिसाब से अगर सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करे तो एक अमीर से अमीर आदमी गरीब हो सकता है, और एक गरीब से गरीब आदमी अपने लाइफ में अच्छे से फाइनेंशियली लाइफ जी सकता है या अमीर बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको कई लाइव एग्जांपल दूंगा मेरे आने वाले वीडियो सीरीज में, जहां जिन्होंने यंग एज में या जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट लाइफ आज बद से बदतर है। दोस्तों, आपने काफी सारे नाम सुने भी होंगे, मैं उनके केस स्टडीज भी लेके आऊंगा आपके सामने। तो एक ये मान लेना कि बहुत अमीर लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है या गरीब लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, या सामान्य आदमी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है। सभी इंसानों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, बहुत यंग हूँ, मुझे फाइनेंशियल प्लान करने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी जस्ट मैरिड हूँ, या मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, और रिटायरमेंट तो मेरा बहुत दूर है, अभी से मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करने की क्या जरूरत है। तो ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कहते हैं वो मैं आपको भी कहता हूँ। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि फाइनेंशियल प्लान कब से करना चाहिए, तो ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि यू शुड प्लान यू शुड स्टार्ट योर प्लानिंग फ्रॉम यस्टरडे, यानी एज अर्ली एज पॉसिबल यू स्टार्ट योर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों करनी चाहिए इसके बारे में मैं जैसे बताया था आपको, एक इन सब पॉइंट्स पे डिफरेंट वीडियोस बनाने पड़ेंगे मुझे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि अगर आप आज से ही प्लान कर लो, ऐसा बोला जाता है कि आपको कल से ही प्लान शुरू कर देना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है, आप आज से ही अपना फाइनेंशियल प्लान शुरू कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनका टैक्स प्लानिंग हो चुका है या फाइनेंशियल प्लानिंग इज
समथिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग कि मुझे टैक्स बचाना था। मैंने इतना लाइफ इंश्योरेंस या XYZ पॉलिसी ले ली जिसमें मुझे 80C में बेनिफिट मिल गया है, और कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली है, तो मेरा टैक्स का प्लानिंग हो चुका है। मुझे अभी और कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग अगेन मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट है, न कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। इट इज वन टाइम एक्सरसाइज। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक बार मैंने फाइनेंशियल प्लान कर लिया है, अब मुझे बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा हो गया है, मैंने XYZ अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली है, और मैंने बाकी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और LIC पॉलिसी लेके कर लिया है। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, इट इज नॉट वन टाइम एक्सरसाइज। अगर मैं आपको बोलूं कि XYZ पर्सन की 5 साल पहले इनकम 10 लाख रुपए थी और आज उसकी इनकम 20 लाख रुपए हो गई, तो क्या उसकी जरूरतें जो प्लान करने के टाइम में 10 लाख रुपए की इनकम के हिसाब से प्लान किया था, क्या सेम है आज? चेंज हुआ है, यानी उसकी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, यानी उसकी अब इंश्योरेंस और मेडिकल पॉलिसीज में भी चेंज की जरूरत है, अब उसको रिटायरमेंट के लिए डिफरेंट कॉर्पस की जरूरत है। तो दोस्तों, इट इज नॉट वन टाइम एक्सरसाइज, ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे आपको देखना पड़ेगा, तभी आप जाके अब एक राइट फाइनेंशियल सिचुएशन में पहुंच पाएंगे। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि डज नॉट नीड ए प्रोफेशनल एडवाइस। मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने वहां पे एक प्लॉट लिया था, उस प्लॉट की कीमत आज 3-4 गुना हो गई है, 10 गुना हो गई है, तो मैं भी एक प्लॉट ले लूंगा, मेरे प्लॉट की भी कीमत 10 गुना हो जाएगी। या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ शेयर्स खरीदे थे, तो वो शेयर्स आज उनकी कीमत बढ़ गई है, तो मैं भी शेयर्स खरीदूंगा या XYZ करूंगा। ज्यादातर लोग प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेना चाहते, वो अपने दोस्तों पर, कलीग्स पर, अपने नेबर्स पर और इवन अपने रिलेटिव्स पर डिपेंड होते हैं कि वो जो कर रहे हैं उन्होंने अच्छा किया है कुछ, तो मैं भी वो करूंगा। देखो सर, उनकी सिचुएशन डिफरेंट रही होगी, उनका इनकम स्टेज डिफरेंट रहा होगा, उनकी अर्निंग डिफरेंट रही होगी, उनकी एज और नीड डिफरेंट रही होगी, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी। हर एक पर्सन अलग है, हर एक इंसान अलग है। किसी के लिए भी एक फिक्स फॉर्मूला लगा देना या एक फिक्स प्रोडक्ट लगा देना, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये अन्याय होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इससे कहीं गुना बड़ा है। तो आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग, नो डाउट आज हमारे देश में फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट्स बहुत कम है जो एक्सपीरियंस भी हो और जो सही फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस दे सके। पर फिर भी आप खुद भी, अगर मैं जो ये वीडियो से ला रहा हूं, आप खुद इतने कैपेबल होंगे, आप खुद इतना समझ जाएंगे कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल एडवाइस अगर आप उसके लिए कॉस्ट पे नहीं करना चाहते हो, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर एक सही फाइनेंशियल एक्सपर्ट को फॉलो भी करोगे, तो भी आप एक अपने लाइफ में प्रोफेशनल या परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान कर पाओगे। कुछ थंब रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग के। सबसे पहला जो थंब रूल है, बाय ए लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर रिस्क कवरेज। सबसे पहला काम किसी इंसान को करना चाहिए, वो करना चाहिए कि वो अपना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। वो टर्म प्लान हो, वो एंडोमेंट प्लान हो, या और किसी तरीके से खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, ऑफलाइन खरीदे, चॉइस इज योर्स, बट बाय ए लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर रिस्क कवरेज। सेकेंड जो काम करना चाहिए किसी को भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, उसका है एडिक्वेट रिटायरमेंट कॉर्पस। स्टार्ट बिल्डिंग। कुछ ना कुछ पैसा अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, कौन से प्लान में लगा रहे हो दैट इज टोटली अलग बात है, पूरी डिफरेंट चीज है। पर आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। जिस दिन से आप पैसा कमाना शुरू करते हो, उसी दिन से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी आपका कुछ फंड, कुछ पैसा, कुछ इनकम का पार्ट रिटायरमेंट के लिए लगा देना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे वीडियोस आएंगे मेरी इस वीडियो सीरीज में, जहां आप देखोगे कि किस किस तरीके से आप कॉर्पस डेवलप कर सकते हो और क्यों रिटायरमेंट कॉर्पस डेवलप करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो थंब रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो है कि आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ये ध्यान रखने का है कि आपकी जो मैच्योरिटी या जो आपका पैसा आपको आने वाला है रिटर्न होके, उसके ऊपर टैक्स के बेनिफिट्स मिलते रहे। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा रिटर्न्स कुछ कमा भी लिया कहीं से, और उसके ऊपर जब आप टैक्स पे कर दोगे, तो पता लगेगा कि, और हम जिस कंट्रीज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो आज डेवलपिंग है और हम डेवलप कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है। जहां भी आप देखोगे विकसित देशों में, वहां टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। तो आज जो टैक्सेशन है वो कम होने की कोई गुंजाइश नहीं, कम नहीं होने वाले हैं, वो यहाँ से बढ़ने वाले हैं। तो आप ऐसे किसी फंड्स में पैसा रख दोगे, जहां जब पैसा आपको वापस रिटर्न मिलेगा, उस पर बहुत बड़ा आपको टैक्स चुकाना पड़े, तो पता लगेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है वो बहुत कम हो गया है या ऑलमोस्ट खत्म जैसा हो गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे कहां भी रख रहे हो, वो पैसा टैक्स
सेव होके आए, यानी उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स लगे नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करो तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिले, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पर जब वो पैसा रिटर्न होके आए आपके पास, तब आपको एक इनफ इतना पैसा होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स ना लगे, या कम से कम टैक्स लगे, इसके आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड जो चौथा फाइनेंशियल रूल है, फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो रूल है कि क्रिएट ए मिक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आप जो पैसा लगा रहे हो वो किसी एक जगह ना रखे। ऐसा कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपको अपने सारे एग्स या सारे टोमेटोज, एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। अगर एक खराब हुआ तो बाकी सारे भी खराब हो जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ये सेम रूल लागू पड़ता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ गारंटेड सेविंग प्रोडक्ट्स हो, कुछ रिस्क के साथ प्रोडक्ट हो, कुछ रिस्क फ्री हो, या कुछ कैपिटल गारंटी वाले हो। इस तरह का मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हम इस पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे, किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स हमको करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारियां दूंगा। पर अभी मैं आपको मेरे जो आज का टॉपिक है उससे आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि मैं आपको मिसकंसेप्शन और थंब रूल के बारे में बात करूं। नहीं तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं या जो मैं बताना चाह रहा हूं, इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, वो इन्फॉर्मेशन आपको सही सूट नहीं होगी। तो कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है, इससे अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बट कैपिटल गारंटी प्रोडक्ट्स है, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग है, बैंक डिपॉजिट्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान है। दूसरे जो नेक्स्ट जो सीरीज होती है प्रोडक्ट की, वो थोड़े कुछ रिटर्न्स होते हैं, पर साथ में उसके साथ कुछ रिस्क भी होती है, लाइक म्यूचुअल फंड्स है, यूलिप्स है, एनपीएस है, गोल्ड है, और कुछ और इससे ऊपर के प्रोडक्ट्स है जिनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे इक्विटी मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेकुलेशन, एफ एंड ओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर में। आप मेरी स्क्रीन पे एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। आप हमें हमेशा यही दिखता है कि एक बिल्डिंग जो सामने खड़ी है वो कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। जो इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 15 माले, 20 माले, 50 माले की एक बिल्डिंग खड़ी है। तो ये बिल्डिंग खड़ी है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है इसका फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना ही बिल्डिंग खड़ा रहेगा या अपनी खूबसूरती रखेगा। जहां जहां फाउंडेशन कमजोर होगा वो बिल्डिंग कभी भी सुंदर या मजबूत बिल्डिंग नहीं बन सकता। तो आपको भी मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी है कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो। तो आज हम फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू समझेंगे कि हम अपने फाइनेंशियल पिरामिड को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, कि हमारा जो पार्ट है, जो सबसे पहला काम है, वो इतना मजबूत हो, जो फाउंडेशन हो वो इतनी मजबूत हो कि उसके ऊपर हम जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाए उसमें कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहला मैं बोलूं, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई फाउंडेशन है तो वो है इनकम प्रोटेक्शन। जो व्यक्ति आज घर में इनकम लेके आ रहा है, जिससे घर चल रहा है, सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जो मुर्गी अंडा दे रही है, जिस गाय से हमें दूध मिल रहा है, उस इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी किसी भी सिचुएशंस में वो इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनकम बंद होगी तो ना ही आगे का फाइनेंशियल प्लान चलने वाला है, ना ही आज की करंट फैमिली स्टेटस रहने वाला है या फैमिली चलने वाला है। तो सबसे पहला काम जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस। जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल में भी सबसे पहला काम जो करना है वो है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा काम जो करना है वो मेडिक्लेम। तीसरा काम करना है क्रिटिकल इलनेस के लिए एक पॉलिसी खरीदना। और चौथा काम जो करना चाहिए वो है डिसेबिलिटी। अगर एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम आता है और दो हाथ दो पैर चले गए, हाथ चले गए, आंखें चली गई, आदमी काम करने के लायक ही नहीं रहा, तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस स्टेज पर आ गया कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट किया है, उसके बाद व्यक्ति काम करने के लायक ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, उसकी कोई इनकम पावर ही नहीं रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग टिकेगा ही नहीं है, उसके ऊपर आपने जितने भी तरह की बचत की हो या इन्वेस्टमेंट किया हो वो कुछ भी नहीं टिकेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है, सबसे पहला काम जो करना चाहिए इंसान को वो है अपना इनकम प्रोटेक्शन करना चाहिए। अगर कोई इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, हम सभी को हमारी जन्म तारीख पता है, पर हम में से किसी को भी हमारी मृत्यु की तारीख नहीं पता है। वो आज होने वाली है या 100 साल बाद होने वाली है, वो किसी को नहीं पता। जब ऐसी स्थिति में हम हैं जहां हमको कुछ भी पता नहीं है, भविष्य पूरा अनिश्चित है कि कल क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो हम अपनी जो फाइनेंशियल पिरामिड है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखें, सबसे ज्यादा मजबूत करें और उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रखें। उसके लिए सबसे ज्यादा पहला काम जो करना चाहिए वो लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा काम जो करना चाहिए वो मेडिक्लेम, तीसरा काम करना चाहिए क्रिटिकल इलनेस कवर, चौथा काम करना चाहिए एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर। इस तरीका करोगे तो आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप उसके ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्ड करोगे, वो फाइनेंशियल प्लानिंग आपका इजीली सर्वाइव करेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रांगली होगा।
दूसरा है गारंटेड सेविंग। कुछ काम ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको कैपिटल गारंटी चाहिए, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी गारंटीड होना चाहिए और कुछ पैसा भी गारंटीड मिलना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है रिटायरमेंट इनकम। हमें रिटायरमेंट इनकम चाहिए ही चाहिए, और वो हम किसी भी नॉन गारंटीड प्रोडक्ट के थ्रू नहीं लेनी चाहिए। हमें गारंटीड प्रोडक्ट के थ्रू ही अपना रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना चाहिए। दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज। बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए, मुझे मेरा घर खरीदने के लिए, मुझे मेरी गाड़ी खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए मुझे कुछ पैसा गारंटीड सेविंग्स में रखना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो एस्पिरेशन नीड, जैसे फैमिली टूर है, फोर व्हीलर खरीदना है, गैजेट्स एंड यूटिलिटीज कुछ लेनी है, इस तरह की जो चीजें हैं उन सब चीजों के लिए मुझे कुछ प्लान करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिटायरमेंट इनकम है, बच्चों की एजुकेशन, शादी का काम है, या हमें घूमने फिरने जाना है, फोर व्हीलर खरीदना है, गैजेट्स एंड यूटिलिटीज खरीदने, इन सब चीजों के लिए मेरे को किस तरह के प्रोडक्ट्स में पैसा रखना चाहिए, जिससे मेरा, उसके कारण भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप अच्छे से अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार कर सके। जो चौथा स्टेज है वो है वेल्थ क्रिएशन, और पांचवा स्टेज है वो ड्रीम एंड विशेस। वेल्थ क्रिएशन यानी कि मैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कुछ पैसा मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कर लिया है, मुझे मेरे रिटायरमेंट की चिंता नहीं है, मेरे बच्चों के एजुकेशन और शादी के लिए भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इनफ अपना लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस कवर और डिसेबिलिटी कवर भी ले चुका हूं, यानी मेरी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी है। देन चौथा पॉइंट क्रिएट होता है वेल्थ क्रिएशन। उसके बाद अगर आपका पास पैसा बचता है तो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए और लीगेसी के लिए जा सकते हो, कि उस पैसे से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जाना चाहते हो, या अपने लिए और ज्यादा फंड्स क्रिएट करना चाहते हो, और ज्यादा रिच और एचएनआई बनना चाहते हो। दिस थिंग पर पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के पिलर्स मजबूत हो, उसके बाद आप उसके ऊपर वेल्थ क्रिएशन का पिलर लगा सकते हो। एंड चौथा है, पांचवा है ड्रीम्स एंड विशेस। जब आपकी ये सारी जरूरतें पूरी हो जाए तो आप अपने ड्रीम्स एंड विशेस की तरफ जा सकते हो, जहां आप सोचते हो कि आप फॉरेन टूर करोगे, आप लग्जरी कार खरीदना चाहते हो, डायमंड्स खरीदना चाहते हो, नेकलेस लेना चाहते हो, कुछ ओकेजन, आपकी बर्थडे एनिवर्सरी या बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो ग्रैंड वे में। वो सब काम जब आपकी ये सारी चीजें हो चुकी हो उसके बाद आप कर सकते हैं। उसको थोड़ा और, फाइनेंशियल पिरामिड को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला पार्ट जो मैंने बताया आपको, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हम टर्म प्लान खरीद सकते हैं, एंडोमेंट प्लान खरीद सकते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर खरीद सकते हैं। इन सारी चीजों से हमें अपना प्रोटेक्शन मजबूत करना पड़ेगा। कितना इंश्योरेंस, कितना मेडिक्लेम पॉलिसी, उसके लिए शायद मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब इस चीज के साथ कवर नहीं हो पाएगा। पर पहला काम है कि आपको ये सारे काम कर लेने चाहिए। दूसरा है रिस्क फ्री ग्रोथ और ग्रोथ विथ रिस्क। ये दोनों आप एक साथ कंबाइंडली कर सकते हो। आपकी जरूरतें जैसे है, रिटायरमेंट इनकम है, सोशल स्टेटस है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, फैमिली टूर है, फोर व्हीलर खरीदना है, घर खरीदना है, गैजेट्स एंड यूटिलिटीज देना है, इन सब चीजों के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट, आप रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड यूज कर सकते हो, अटल पेंशन योजना स्कीम कर सकते हो, पोस्टल सेविंग्स का यूज कर सकते हो, बैंक सेविंग्स का यूज कर सकते हो, एलआईसी ऑफ इंडिया की एंडोमेंट पॉलिसीज या गारंटेड सेविंग प्लान, गारंटेड रिटर्न प्लान के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही आप अपना पैसा कुछ एसआईपीज में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, यूलिप्स खरीद सकते हो, जहां आपको थोड़े रिस्क रहता है, बट वहां भी आप अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हो। आप अपने रिटायरमेंट के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट का, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा, तब ज्यादा आपको इनके बारे में डिटेल पता चलेगी। पर आप अपनी जरूरतों को समझना पड़ेगा कि आपकी ये जरूरतों के लिए आपके यही प्रोडक्ट सूट करते हैं। आप, चौथी चीज है हाई ग्रोथ आपको चाहिए। आपके जब ये तीनों काम हो चुके हैं, यानी कि आपका प्रोटेक्शन हो गया है, आपका रिटायरमेंट इनकम और बच्चों की एजुकेशन और शादी का प्लान हो चुका है, आपने अपने गाड़ी और घर के लिए प्लान कर लिया है, आपको जो घूमने फिरने जाना है या बेसिक चीजें जो आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, देन आप उसके आगे के लिए जा सकते हो। गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी, आप आप रहने के लिए घर चाहिए, दैट्स ओके, वो बेसिक नीड है। आपको बेसिक गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए, ये बेसिक नीड है एक फीमेल के लिए घर में, ये होना चाहिए। उसके लिए मैं, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अंदर घुसाना नहीं चाहता उस बात को। पर कोई एक्सेस गोल्ड खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि वो एक और फ्लैट, रहने के लिए घर है, वो एक और फ्लैट खरीदे, या एक और प्लॉट खरीदे, या कोई जमीन खरीदे, या किसी ने कुछ कह दिया इसके लिए मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न आएंगे, वो आप करो, उसमें कोई मना नहीं है। पर वो आपका चौथा स्टेज है। अगर आपके ये तीनों काम हो चुके हैं, उसके बाद आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जाना चाहिए, और उसके बाद भी आपके पास पैसा बच जाता है।
तो भी आप स्पेकुलेशन के लिए जा सकते हो कि आप हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, आप क्रिप्टो करेंसी कर सकते हो, आप और भी कोई तरह के प्रोडक्ट्स है एफ या और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर उसके लिए आपके बाकी के बेसिक चीजें हो जानी चाहिए। आपका जो फाइनेंशियल पिरामिड है उसकी फाउंडेशन, उसका बेस तैयार हो जाए, उसके बाद जब आप ये सारी चीजें करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, आपका फाइनेंशियल पिरामिड मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो हमने देखा कि हमारी बेसिक्स जो नीड है वो है प्रोटेक्शन। उसके बाद की जो हमारी नीड्स है उसके लिए हमें अपने कैपिटल गारंटी और थोड़े रिस्की प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं, जहां रिस्क मिनिमाइज है या काफी कम है, जहां कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, मुझे लेगेसी करना है, या मुझे और अपने लिए वर्थ तैयार करनी है, वेल्थ तैयार करनी है, तो फिर मेरा उसके बाद की चीजों में मैं जा सकता हूं। आप पूछोगे कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट में कहाँ रखूं, कब मेरे को वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना चाहिए, कब मैं ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो मैं आपने आपको बताया, इनकम प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल, आपको अपनी 10% इनकम, आपकी इनकम का 10% अपनी प्रोटेक्शन में लगा देना चाहिए। इन कौन से प्रोटेक्शन में? अगेन मैं आपको द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड थिंग आपका मेडिक्लेम, थर्ड थिंग आपका द क्रिटिकल इलनेस कवर, एंड फोर्थ थिंग आपका एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर। ये आपकी 10% इनकम है। जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपके लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस सफिशिएंट है, फिर भी आपको क्योंकि 2 करोड़ का सस्ता मिल रहा है इसके लिए मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेता हूं। जरूरत नहीं है, आपकी इनकम वहां एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको आगे भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप ना ही 10% से ज्यादा कभी भी अपना इनकम प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाइए। काफी लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ सेविंग ही नहीं है, तो मैं अपना इनकम प्रोटेक्शन कैसे करूं, मैं कैसे मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूं। मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, अगर आप गाड़ी और घर और लोन पर ले सकते हैं, उनकी ईएमआई चुका सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए और आप अपनी इनकम प्रोटेक्शन जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर और एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी के लिए भी लोन लेके भी आपको ये करना ही चाहिए। ये आपकी बेसिक नीड है, ये आप अपनी इनकम में से कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर आपकी इनकम में से ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप लोन लेके भी आपको करना जरूरी है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये इतना नेसेसरी है कि आपके पास पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है ये मैटर ही नहीं करता, ये होना ही चाहिए। ये बेसिक नीड है जो हमको कंप्लीट करनी ही है। दूसरा जो पार्ट है गारंटीड सेविंग, या आपकी एस्पिरेशन नीड के लिए, जिसमें हमने रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, शादी और कुछ चीजें देखी, वहां आप 10 से 25% की जो इनकम है, इनकम का पार्ट है या जो बचत है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कि आप अपना पैसा कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, कुछ पैसा आप यूलिप्स में लगा रहे हैं, आपने कुछ पैसा अपने प्रोविडेंट फंड में पीएफ के लिए रखा है, कुछ पैसे के लिए आपने एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसी ले ली है, कुछ पोस्ट ऑफिस या बैंक के प्रोडक्ट्स आपने खरीद लिए हैं। दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। आप अपने 10% तक प्रोटेक्शन में जाने दो। 10 से 25% की जो आपका पैसा बचता है वो आप इस तरह की जरूरतों के लिए अपना पैसा फिक्स कर दीजिए गारंटीड सेविंग्स में, और रिस्क फ्री ग्रोथ के लिए डाल दीजिए। उसके बाद जो चौथा पार्ट है, अगर आपकी इनकम का आप 25% से ज्यादा बचा पा रहे हैं, यानी माना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए आपकी ये बेसिक फाउंडेशन के लिए हो गया, उसके बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है, तो आप वेल्थ क्रिएशन और लीगेसी के लिए जा सकते हैं, जहां आपने देखा कि हम गोल्ड ले सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जहां आपने देखा था कि शेयर्स खरीद सकते हैं, या फिर हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। वो आप आपकी 25% से ज्यादा इनकम बचत हो रही है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम का 50% से ज्यादा आप बचा पा रहे हो, आपके सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे ईएमआई निकालने के बाद, आपके इंश्योरेंस वगैरह हो जाने के बाद, आपकी रिटायरमेंट और बच्चों की प्लानिंग हो जाने के बाद, फिर भी आपकी इनकम का 50% से ज्यादा बच रहा है, तो फिर आप हाई रिस्क प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने सपने पूरे कर सकते हो। कि आपको बहुत वेल्थ कमानी है, या आपको लग्जरी टूर्स करने हैं, घूमने फिरने जाना है, कुछ बड़ा कुछ करना है लाइफ में, अगर आपका 50% से ज्यादा हिस्सा, इनकम का ज्यादा हिस्सा बच रहा है, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मेरे को मैं आपको बेसिक जो आपको समझ देना चाहता था फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में, वो शायद आपको आ गई होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको अपनी इनकम जो आ रही है उसका प्लान किस तरह करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से आपको कुछ पैसा प्रोटेक्शन में, अगर आपकी इनकम में से आप कुछ भी पैसा नहीं बचा पा रहे हो अपने, तो भी आप, मेरा मानना है कि आप लोन लेके भी अपने प्रोटेक्शन की तैयारी आपको करनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा जो
काम है वो है सेविंग्स। पहला काम है प्रोटेक्शंस, दूसरा काम कुछ पैसा बचता तो रिस्क फ्री ग्रोथ या कैपिटल गारंटी जहां मिल रही है वहां मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा काम है मुझे थोड़े रिस्की प्रोडक्ट्स में जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, चाहे म्यूचुअल फंड्स है, चाहे तो अपना यूलिप्स है, एनपीएस है, उन प्रोडक्ट्स में अपना पैसा रख सकता हूं। उसके बाद अगर कुछ पैसा, जो पैसा बचे उसी से मुझे अपने एक्सपेंडिचर यानी करंट खर्चे करने चाहिए, और खर्चे होने के बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो मैं वेल्थ क्रिएशन और अपने सपने पूरे करने के लिए जा सकता हूं। तो दोस्तों अभी आपको काफी कुछ बेसिक आइडिया फाइनेंशियल प्लानिंग का इस फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, या आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ समझना है, या एलआईसी की किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए आपको सर्विसिंग की जरूरत है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर से इसके बारे में पूरा पूरा सपोर्ट करेगी, और आपके जो भी ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगा है कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं मुहिम लेके चल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, तो ये वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और आगे आपको इस तरह के सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।